अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वाइब्रेशन एनालिसिस, बेसिक्स वाइब्रेशन एनालिसिस को देखते हैं। कंटेंट्स हैं, कुछ कंटेंट्स इसमें कोशिश करते हैं कवर करें। अच्छा, डे वन स्ट्रेटेजी, डे वन कंटेंट्स स्टार्ट कर रहे होते हैं, करते हैं कुछ मेंटेनेंस। अच्छा, कंडीशन मॉनिटरिंग की कुछ डेफिनेशन को कुछ या क्या उसके अंदर एक्शंस होते हैं, क्या उसकी मॉनिटरिंग की एक्टिविटीज की इंक्लूजन्स क्या क्या हैं। एनालॉजी से एक क्रिएट कर रहे हैं कि एनालॉजी मींस बेसिकली कुछ चीजों को समझने की। एनालॉजी से मकसद क्या है कि हम किसी को किसी और एक सिस्टम से जो हम समझते हो उससे रिलेट करके देखें। तो हम हेल्थ मेंटेनेंस से इसको जरा रिलेट करते हैं कि जो मशीन मेंटेनेंस है विच इज इट इज इक्वल टू हेल्थ मेंटेनेंस। तो हम जिस तरह अपनी हेल्थ के साथ स्ट्रेटजीज कवर कर रहे होते हैं, जो माइंडसेट ले रहे होते हैं, सिमिलर हम मशीन के साथ भी ले रहे होते हैं। जर्नल जो हेल्थ के साथ, अब इसका मकसद क्या है कि बेसिकली हम बहुत से लोग एक सर्टेन माइंडसेट रखते हैं कि यार बिल्कुल अपनी हेल्थ की केयर ना भी करें तो भी चीजें इतनी अच्छी हैं कि चलता रहेगी मामला। एक बेसिक माइंडसेट, और या सेकंड पे थोड़ा सा अच्छे अप्रोचेस की तरफ जा रहे होते हैं। तो मेंटेनेंस की अप्रोचेस उसको रिलेट करते हैं। सो अब हेल्थ मॉनिटरिंग, अब कंडीशन मॉनिटरिंग की तरह स्ट्रेटजी से पहले कि कंडीशन मॉनिटरिंग और हेल्थ मॉनिटरिंग कैसे एक दूसरे को के साथ रिलेट कर रही हैं, इससे पहले जरा मेंटेनेंस की स्ट्रेटजीज को देख लेते हैं कि मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं। सो वी हैव 4 बेसिक मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज और बेसिक माइंडसेट। वही माइंडसेट हमारी हेल्थ के साथ भी हम लोग कर रहे होते हैं, तो उसको हम जरा रिलेट करते हुए चलेंगे। रिएक्टिव मेंटेनेंस इज द बेसिक और बिल्कुल बेसिक अप्रोच। अच्छा, रिएक्टिव को ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी कहेंगे, फिर रन टू फेलियर मेंटेनेंस भी कहेंगे कि जब और इसकी एक स्टेटमेंट और जो करता है, फिक्स इट व्हेन इट ब्रेक्स, यानी जब आप चीज को तभी फिक्स करें तब वो ब्रेक हो जाए। इसका मतलब आप कोई एक्शन, कोई उसके बारे में नहीं सोच रहे मशीन के बारे में जब तक वो मशीन चल रही है। आप किसी भी तरह से आपका काम निकाल रही है, आप कह रहे हो कि भाई ये मशीन पर ठीक है चलने दो। फिक्स इट व्हेन इट ब्रेक्स आप तभी सोचोगे, कोई उसमें ख्याल भी नहीं रख रहे, उसका कोई इंस्पेक्शन की टर्म नहीं आएगी, कोई चीज नहीं। अच्छा, ये बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर फिक्स ये रिएक्टिव मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो रही होती है। इन रियलिटी वो लोग चाहे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर या किसी भी तरह बोले कि हम नहीं कर रहे, बट होता यही है एट लार्ज। साथ में दूसरी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की भी होती हैं मगर उनकी शक्ल बिगड़ी हुई होती है। तो रिएक्टिव ब्रेकडाउन मेंटेनेंस अपनी जगह चलती है, वो जब मशीन खराब होगी तो लाजमी आपने करनी है। इसीलिए इसको फायर फाइटिंग मोड भी कहते हैं कि जिस आग लग गई है तो बुझानी है आपने, तो वो कर। अच्छा, और इस स्ट्रेटजी की वजह से बड़े कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स, यानी फेलियर्स जो है वो एक प्राइमरी कुछ फेल हुआ होगा, उसके साथ और बहुत कुछ फेल हो जाएगा। एक फैन अगर किसी 1500 आरपीएम में एक बड़ा फैन, आप किसी भी वजह से उसमें सडन ब्रेक लग जाए तो वो खुद भी उसका कोई पार्ट ब्रेक होगा, साथ में फाउंडेशन भी ब्रेक होगी, सारी बेयरिंग शाफ्ट एवरीथिंग। तो सेकेंडरी और प्राइमरी डैमेजेस की बात आ जाती है। हॉर्स लॉस हैवी होगा, इसके नुकसान बहुत सारे होंगे, बट हम अभी इसको ज्यादा कवर नहीं कर रहे कि वो होंगे इसके मतलब जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बड़े मैक्सिमाइज्ड होंगे। अच्छा, अब इससे बेहतर अप्रोच क्या होगा, अब मैं इसको हम इससे रिलेटेड हेल्थ के साथ भी इसको रिलेट किया जा सकता है कि हम अगर अपनी बॉडी के साथ भी ऐसे ही करें कि कोई भी कुछ ना करे जब तक चल रहा है। मकसद आप कहोगे मुझे कुछ इंडिकेशन ही मिल रही है, बुखार हो रहा है, वो कुछ हो रहा है, आप किसी को कुछ नहीं दिखा रहे, ना डॉक्टर है ना कुछ है, आप कहोगे जब तक है तो अब खुद से नहीं जाऊंगा, जब तक मैं 4 कंधों पे ही जाऊंगा अगर जाऊंगा तो हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास। तो वो स्ट्रेटेजी है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तब आपके ऊपर जो जो चीज आप आसानी से हल कर सकते थे आपने उसको मुश्किल कर दिया। सिमिलर गोज विद मशीन। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक स्टेप ऊपर के थोड़ा कुछ सोचें तो प्रिवेंशन करें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप कुछ कर लें उससे बेहतर कि कुछ भी ना करें, तो उससे बेहतर सेकंड अप्रोच आ जाती है फिक्स इट आफ्टर रेगुलर इंटरवल। किसी एक टाइम के बाद आप किसी चीज को चेंज कर दें। उसके अंदर हमारी जनरल एग्जांपल होती है जो हम अपनी बाइक कार्स वगैरह के अंदर कर रहे होते हैं। ऑयल डाल दिया एक टाइम के बाद, हमें नहीं पता उसकी कंडीशन क्या है, जब हमने ऑयल चेंज किया तो हमें उसकी कंडीशन का नहीं अंदाजा, बस हमने चेंज कर दिया एक टाइम के बाद, 30 मिनट के बाद, 30
30 दिन के बाद, और या किसी एक सर्टेन माइलेज के बाद, भाई इतने माइल चल जाएगा तो हम चेंज कर देंगे। वरना मगर हमें उसकी एक्चुअल कंडीशन का इसमें नहीं पता कुछ भी। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या कहती है, आप एक टाइम के बाद, अब टाइम कौन बताएगा, मैन्युफैक्चरर बता देगा, या आपने किसी जो भी ओवरऑल उसके यूजर्स हैं, यूजर्स आपको बता देंगे, मतलब एक कमेटी यूजर्स की बन गई, या मेरे पास भी यही बाइक है, मेरे पास भी यही बाइक है, इसका इतने टाइम के बाद चेंज कर लो, सही है। तो कुछ ना कुछ एक हिस्ट्री के बेसिस पे होगा या यूज उसके बेसिस, बट एक्चुअल उस स्पेसिफिक मशीन के लिए, उस स्पेसिफिक बाइक के लिए नहीं है वो। सिमिलर हेल्थ के लिए भी ऐसी चीजें हो जाएं कि भाई आप कहोगे यार कोई आपको बताया यार मैं जो है ये विटामिन की गोली लेता हूँ इतने हर हफ्ते, आप भी ले लो, आपको नहीं पता आपको जरूरत है या नहीं, आप भी ले लो, ये भी अच्छा है, दैट इज प्रिवेंशन। मगर अब ये पिक्चर एक्चुअल में इतनी अच्छी है क्या, कुछ मसले हैं, तो अब वो मसले बात करते हैं। प्रिवेंशन, डायरेक्ट प्रिवेंशन इज नॉट बेटर, मतलब सबसे बेस्ट अप्रोच नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको एक्चुअली आपके लिए स्पेसिफिक मशीन के लिए नहीं पता, स्पेसिफिक जो पार्ट है उसके लिए नहीं पता। अब इसको हम जरा समझते हैं, ये मशीन लाइफ साइकिल कर्व से। मशीन लाइफ साइकिल कर्व ऐसा हो के भाई प्रोबेबिलिटी का मकसद है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बेसिकली है कि फेल होने की कितने परसेंटेज है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि चीज कितनी अच्छा कोई टर्म किसी को ना समझ आ रही है तो पूछ लें, इम्कान, हाँ इम्कान परसेंटेज है कि कितने पूरी उसकी लाइफ है उसमें कितना चांस है कि वो फेल हो जाएगी या किस वक्त इस सर्टेन टाइम पे। अब ये है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के मकसद स्टार्टिंग पॉइंट पे, जीरो पॉइंट पे, मतलब वो जिसे आपने खरीदी है बिल्कुल न्यू स्टार्ट मशीन, स्टार्ट का मशीन का स्टार्ट पॉइंट और मशीन का एंड पॉइंट। मशीन के स्टार्ट पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कम होना चाहिए, भाई नई मशीन है खराब क्यों होगी, तो फेलियर का चांस कम है। जैसे ही मशीन की लाइफ बढ़ती जाएगी, बिल्कुल स्टेबल एक सर्टेन लाइफ तक चलनी चाहिए, उसके बाद उसमें मसले आना शुरू होंगे, वो डिटोरिएट होगी, खराब होना शुरू होगी, खराब होते हैं फेल हो जाएगी। होना ये चाहिए बट ऐसा होता नहीं है, मशीन का लाइफ साइकिल कर्व ये नहीं है, ये तो ऐसे ही बना है, ये आइडियल है, ऐसा होना चाहिए, सोच नहीं। मगर जितनी भी मशीन है वो इस लाइफ साइकिल कर्व को फॉलो नहीं करती। मेनली इंडस्ट्रियल मशीन या मेनली हम जिसकी बात कर रहे हैं वो रोटरी मशीन, उसमें बाइक कार्स वगैरह भी आ गई और हमारे घर की मोटर पंप मतलब जो सारी चीजें आ गई, तो वो ऐसे नहीं चलती। स्टार्टिंग पॉइंट पे उसका इस तरह का बिल्कुल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कम नहीं होता। और एक और चीज भी है फेलियर की डेफिनेशन, फेलियर क्या होता है, तो फेलियर सिर्फ ये नहीं होता कि मशीन या मतलब दो स्टेट नहीं होती फेलियर की, कि ऑन है तो मशीन बिल्कुल परफेक्ट, ऑफ है तो बिल्कुल खराब, ये दो स्टेट नहीं होंगी। फेलियर क्या है कि आपका जो काम है वो काम नहीं कर रही, जो आपका पर्पस है। अब पर्पस आप बताओगे कि भाई एक मशीन आपने खरीदी है, उसने 300 पीस पर घंटे में निकालने, ये 300 किलोमीटर पर आवर जाना है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलना है, वो चल रही है 10 पे, 20 पे, 50 पे, तो आपने एक फंक्शन डिफाइन किया होगा कि भाई इसको 80 तक तो कम से कम चलेगी यार, तो 20 पे चल रही है, आप कहोगे तो ये फेलियर, ये भी फेलियर ही कहलाएगा। फेलियर कि आपका फंक्शन नहीं पूरा कर रहा तो मशीन में फेलियर होगा। आप कहो यार चल तो रही है, स्लो स्पीड पे कर दी ना मैंने, तो वो उसका पर्पस नहीं फुलफिल कर रही। अच्छा, तो फेलियर की एक ये डेफिनेशन ये है। मशीन लाइफ साइकिल कर्व होता है बाथटब कर्व। बाथटब कर्व के बाथटब इस शेप में, बाथटब में क्या डिफरेंस रह गया, ये वाला पार्ट एक तरफ है सिर्फ, बाथटब ऐसा होता है कि जिसके दोनों तरफ ऐसा ही कर्व होगा ना, तो इसको बाथटब कर्व, मशीन लाइफ साइकिल बाथटब कर्व फॉलो करता है कि वो उसका शुरू में भी कुछ फेलियर कर्व होगा, एंड में भी होगा। शुरू वाला क्यों है, नई मशीन है तो उसका फेलियर क्यों कर्व होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यानी उसके इम्कान फेलियर के इसलिए ज्यादा है। इसकी एग्जांपल सिंपल सी है, आप नई बाइक खरीदते हो, क्या उसके ऊपर उसको जितने इसकी कोई बंदा बोले मैंने 150 सीसी ली है, मैं इसको 100 पे ही चलाऊंगा, चलाओगे आप शुरू में नई बाइक ली थी तो उसमें मेंशन था कि इसको 3000 आरपीएम से नीचे चलाना है, स्टार्ट में आपने बहुत फ्रीक्वेंटली ऑयल चेंज करवाना होता है, तो ये इंजन के फेल होने का चांस होता है, नया इंजन होता है उसके चेंज चांस है ना उसका, ऐसे ही है हर नई चीज के ये पॉइंट ही आया कि नया है तो इसका मकसद ये है कि वो अपना फंक्शन, जो भी फंक्शन है वो वही है जो आपने उसके साथ उसको कि भाई उसको 150 की
150 सीसी है तो 100 पे चलना है उसने उसको, और 100 पे कंफर्टेबल ही चलना चाहिए और 2 लोग बैठ के चलाना चाहिए। फंक्शन तो यही डिफाइन है। तो शुरू के 1 महीने 2 महीने आप फंक्शन नहीं अचीव कर पा रहे हो, वो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो शुरू के 1-2 महीने वो फेलियर की स्टेट में ही है। आप उसको अगर अब तो ये हम ये प्रिवेंशन की बात में जरा लेके आ रहे हैं, इसको कैसे रिलेट होगा ये प्रिवेंशन से बात करते हैं। ये जो कर्व है ये कहलाता है ये इन्फेंट मोर्टेलिटी कर्व। इन्फेंट मोर्टेलिटी से इन्फेंट का मकसद क्या होता है, मतलब बच्चा, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी का मोर्टेलिटी मर जाना, न्यू बॉर्न बेबी का मर जाना, ये इसका ये कर रहा था इसका। तो न्यू बॉर्न बेबी न्यू बॉर्न मशीन की तरह न्यू मशीन है, उसी तरह उसको केयर चाहिए जैसी एक बच्चे को केयर चाहिए होती है। अगर कोई भी नई मशीन है उसको उसको वैसे ही केयर चाहिए। अब नई मशीन की तो बात थी, हम तो प्रिवेंशन की बात कर रहे थे या नई की बात है। बेसिकली हर दफा जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, प्रिवेंशन का मतलब होता है ओवरऑलिंग। आप घर के इस तरह के छोटे इक्विपमेंट्स यानी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के अंदर अगर आपको कोई एक पार्ट चेंज करना है, बेयरिंग चेंज करना है, तो आपको पूरी सिस्टम को ओपन करना पड़ेगा, डिसमेंटल होगा, फिर असेंबल होगा। तो वो हर दफा डिसमेंटल होकर जब असेंबल होगा तो वो उसी तरह होगा कि एक नए बॉर्न बच्चे की तरह। शुरू में जैसे था नया, हर आपने उसको वापस असेंबल किया, तो असेंबल करते वक्त बहुत से एरर आपने खुद से डाल दिए होंगे कि भाई वो उसकी बेयरिंग जैसे फिट हुआ था, मशीन इंडस्ट्री ने जैसे फिट किया था, उनके पास तो बहुत अच्छे टूल्स थे, आपने तो उसको हथौड़े मार के फिट किया, तो वो उसकी फिटिंग आपने नया डाला, आप तो सोच रहे मैं नया डाल रहा हूँ, मगर वो एक्चुअली उस तरह फिट नहीं हो पाया। उसकी जिस तरह बैठना था, उसकी जो सीलिंग्स थी वो आप उस तरह बिठा ही नहीं पाए। अच्छा, या तो सीलिंग्स जो है वो हर दफा फिर जैसे एक दफा कोई खुलेगा तो सील भी बेकार होगी, सील्स भी हर दफा चेंज होंगी। प्रिवेंशन में बेसिकली आप ओवरऑल करते हो तो आप हर दफा मशीन को इस शुरू वाले कर्व की तरफ ले आते हो। मशीन हर दफा मतलब आप बार बार मशीन को ऐसे चलो, सही चलना चाहिए, आप उसको क्या करते हो, ऐसा कर्व आएगा, वो बार बार उसका यूं कर्व आता रहेगा। तो ये मशीन का इसको ऐसे चलना था, मगर आप इसको बार बार इसमें ऐसे ऐसे कर्व लाए जा रहे हो, थोड़े टाइम के अंदर, आप हर महीने के अंदर इसको ऐसे कर्व ला रहे हो, और ये हर कर्व एक सर्टेन टाइम है, कितने टाइम वो आपको उसका सही फंक्शन तो दे ही नहीं पा रही, आप बार बार ओवरऑलिंग कर रहे हो। इसलिए जनरली अब वैसे भी पहले ट्रेंड होता था कि हर दफा हम अपनी बाइक की ट्यूनिंग्स वगैरह भी, अब जनरली वो ट्रेंड नहीं है, मतलब सिस्टम भी इस तरह बनते हैं कि इस बार बार उसको कोई मेंटेनेंस की जरूरत ना पड़े। तो बस ये अब मकसद इसका बस ये था, प्रिवेंटिव की बुराई करनी थी। प्रिवेंटिव की बुराई यही है कि प्रिवेंटिव एज पर थ्योरी जो कि भाई जितनी भी रिसर्च की गई कि ये सिर्फ 11 प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप बहुत अच्छी भी कर लें तो आप 11% फेलियर्स को रोक पाएंगे, 89% फेलियर फिर भी आएंगे। तो अगर ब्रेकडाउन में 100% फेलियर है, आपने बहुत सारी कॉस्ट लगा के 11% फेलियर रोक दिए, 90% फिर भी है, तो कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो पाएगा अगर आप सिर्फ टाइम की बेसिस पे चीजों को चेंज कर रहे हो। तो बार बार आप चेंज भी कर रहे हो, कैसा भी ज्यादा लगा रहे हो, आप अपना टाइम जाया कर रहे हो प्रोडक्शन का भी, क्योंकि हर दफा आपको शुरू में का टाइम, आपका शुरू का हर दफा जब आप स्टार्टअप लोगे तो एक दिन तो पूरा आपका उसकी शुरू वाले पीरियड में दाया हो जाएगा कि अभी यार मशीन सेटिंग हो रही है, टेम्परेचर गेन हो रहा है, तो वो बात। तो प्रिवेंशन की बुराई करनी थी क्योंकि हमें अच्छाई करनी है प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की, अब हमारा काम यही है, तो हमने क्लाइंट को जो है ना वो इसकी ये बुराइयां करनी है इसी तरीके से। और जो एक्चुअल बेबी पार्ट है कि भाई इसी तरह होता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप कर रहे हैं, तो बहुत से क्लाइंट यही कर रहे होते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, अभी प्रिवेंटिव नहीं कर रहे होते, कोई इंस्पेक्शन की वो नहीं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव में डिफरेंस क्या है कि आप टाइम के बाद पार्ट चेंज करने के बजाय इंस्पेक्शन कर लो, आपको कंडीशन पता हो। तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इज फिक्स इट व्हेन इट नीड्स टू बी फिक्स्ड, पार्ट को तब फिक्स करो जब उसकी जरूरत है, जब नहीं है जरूरत तो आप उसको प्रोलॉन्ग करने दो, चलने दो। हाँ, जो चीजें टाइम बेस्ड चेंज हो सकती हैं वो एक अलग बात है, उसको हम आगे बात आएंगे। यानी आप कहोगे भाई ऑयल तो चेंज करना ही है ना, उसको भी नहीं करेंगे हम, नहीं, ऑयल चेंज होगा, आपकी एक सर्टेन लाइफ फिक्स है ना, आपके लिए पता हो, आपको अपने सिस्टम के लिए पता है कि इसको मुझे इसकी माइलेज आपने चेक किया, टेस्ट करवाया है कि आपने 2000 किलोमीटर पे चला के टेस्ट किया, पता चल गया ये ऑयल अपनी कंपोजिशन में नहीं है,
उसे चेंज कर दिया, तो आपको पता है कि वो उसका खराब हो चुका है, तो आप चेंज कर रहे हो, तो आप ये भी प्रेडिक्टिव में ही आ जाएगा ना मकसद। तो हर चीज, अच्छा मशीन्स के लिए मकसद आप ये चेक करो कि मशीन की कंडीशन कैसी है, तो उसके लिए आपको मतलब अभी पहले कि अगर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस हम इस्तेमाल कर रहे हो तो आइडियल केस में कोई मशीन का फेलियर नहीं आएगा, कोई डाउन टाइम नहीं, कोई भी चीज, क्योंकि जैसे ही मशीन खराब होने वाली होगी आपको पता है, आप चेक करते जा रहे हो और आपको एक एक चीज पता है मशीन की, आप चेक कर रहे हो, मशीन जब खराब होने वाली होगी उससे पहले पता चल जाएगा, उससे पहले आप जो पार्ट चेंज करना है वो करोगे और तरीके से करेंगे, वापस सेट हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ लॉसेस तो होंगे, बट ये है कि वो जरूरी है मशीन, बट आपके एडिशनली कोई सेकेंडरी पार्ट्स नहीं खराब होंगे, एक चीज की आपने बिल्कुल फेलियर के आने से पहले इसको चेंज कर लिया है। इन्वेंटरी पार्ट्स की कम रखनी पड़ेगी, हर चीज प्लान्ड होगी, ये सारी चीजें आइडियल वर्ल्ड में होनी चाहिए प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में। और इसकी एक एग्जांपल भी इस तरह से ऐसे कि भाई मोटर बता दे किसी तरीके से कि मेरे बेयरिंग खराब हो गए हैं, पंप बता दे कि मुझ में कैविटेशन आ गई है, ये सब कुछ इस तरह हो जाए। एक्चुअल में इतना आसान नहीं है, ऐसा है नहीं कि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस भी फुल टाइम आपको जो है ना सारे फेलियर्स खत्म कर दे। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस से अब मकसद आगे फिर और वापस बात करेंगे। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस से मकसद ये है कि आप एक टाइम के बाद इंस्पेक्शन कर रहे हो। अब इंस्पेक्शन के मेथड्स हैं बहुत सारे, हम एक वाइब्रेशन टेस्टिंग भी करते हैं, थर्मल टेस्टिंग कर लिया, अल्ट्रासोनिक से साउंड के थ्रू किया, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, साउंड, किसी तरह की करंट की मेजरमेंट्स लेके कर लिया। और अब ये रिलेट और भी आप कर सकते हो हेल्थ के साथ भी, जैसे आप अपनी बॉडी के टेस्ट परफॉर्म करते हो जितने तरह के, वही सेम टेस्ट उसी तरह के मशीनों में भी किए जाते हैं। अपनी भी अगर आप खराब होता है तो आपको पता चलता है कि आपका टेम्परेचर जो है ना वो चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर कोई बीमारी तो नहीं है, टेम्परेचर खुद कोई बीमारी तो नहीं है ना, टेम्परेचर एक इंडिकेटर है कि अगर वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, दोनों केसेस में जो नॉर्मल होना चाहिए उससे अगर उसका डिफर कर रहा है, वो ज्यादातर बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो वो आपको बता रहा है कि कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर। सिमिलर बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो रिलेट किसी और चीज से करेगा। वाइब्रेशन बढ़ रही है, वाइब्रेशन को हम इस्तेमाल कर लें कि चले हमारे किसी तरह के कोई जो सिग्नल्स, पल्स रेट होती है, कार्डियोग्राफी के हमारे हार्ट के सिग्नल्स होते हैं, उससे रिलेट कर लें कि उस तरह के जो नॉर्मल रेट होना चाहिए वो ना आ रहा हो तो पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब वो हर तरह का शेप बता देता है डॉक्टर को कि ये प्रॉब्लम है। सिमिलर वाइब्रेशन का भी शेप बनता है, वो शेप हमें बता देता है स्पेक्ट्रोग्राफ का कि ये प्रॉब्लम है। तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस ये है कि आप टाइम के बाद इंस्पेक्शन कर लो, कोई आपने प्रिवेंशन नहीं करी, हाँ इंस्पेक्शन में अगर कोई नेगेटिव आती है कोई चीज तो उसको ठीक कर लें, ये पूरा एक पैकेज बन जाएगा प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस प्लस वही उसमें ही आप कंडीशन मॉनिटरिंग। अब बात करेंगे कि कंडीशन मॉनिटरिंग पार्ट ऑफ प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है, तो जो हम इंस्पेक्शन टेस्टिंग कर रहे हैं दैट इज कंडीशन मॉनिटरिंग, और जो हम उसके बेसिस पे करेक्शन करेंगे, जो भी करेक्टिव मेंटेनेंस करेक्टिव एक्शन लेंगे और जब उन दोनों को मिला दें कंडीशन मॉनिटरिंग प्लस करेक्टिव एक्शन, तो वो बन गया प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। खाली प्रेडिक्शन करने से भी फायदा नहीं है, खाली आपको पता लग रहा है कि हाँ भाई यह चीज खराब है, आप कर कुछ भी नहीं रहे हो, जिस टाइम पे उसको जो एक्शन चाहिए वो आपने वो करना है, तो दोनों को मिलाएंगे कंडीशन मॉनिटरिंग प्लस करेक्टिव एक्शंस, तो वो बन जाएगा प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। ये हमारा काम है, तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या है, चौथी स्टेज इससे बेहतर भी क्या है कि आप प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस से भी आप बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप खत्म कर पाओगे, क्योंकि अभी तक कहीं पे भी आपने ऐसी बात नहीं की कि भाई जो मसला है उस मसले को ही जड़ से खत्म कर दो। अभी तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में सिर्फ मसले को पता कर रहे हो कि मसला पता चल जाए ठीक कर दो, तो मसले को अगर जड़ से खत्म करना है, कोई आपके ऐसे एक्शन के जो मसले की रूट कॉज को खत्म कर दे, वो तब हम प्रोएक्टिव मेंटेनेंस कहलाता है। कोई मिसाल है इसकी? हाँ, अब मिसाल इसकी वैसे तो एक जनरल मिसाल जो है ना वो उसकी ये भी दी जाती है, जो हम हेल्थ से उससे कहा जाता है कि आप फॉर एग्जांपल आप प्रोएक्टिव मेंटेनेंस क्या है, आपकी जैसे अगर कार वगैरह के अंदर तो क्या है कि आप इंजन वगैरह का पार्ट, इंजन के अंदर आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, आप कहोगे यार मैं बिल्कुल 100% जो परफेक्ट स्पेयर्स है वही इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो इसकी वो है इसकी जो वो है जो भी इसकी टेस्ट सारे इसके लिए चाहिए चीजें वो मैं परफेक्शन के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो उसको ऐसा नहीं है कि मैं मुझे उसको 20 साल तक बंद ही रखना है, खोलना नहीं है, तो वो मैंने उसमें जो चीजें की है वो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की अप्रोच पे की है। सिमिलर हेल्थ के हवाले से भी
कि हम अच्छा अब और इस पे कि मशीन्स के लिए जाते हैं हेल्थ पे, ऐसे वैसे तो एक्सरसाइज वगैरह भी ये इसका प्रोडक्टिव की पार्ट बन जाता है कि जो भाई जो डिजाइन आपका जो हाँ जैसे हमें एज अ मुसलमान तो पता है कि भाई किस तरह क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो वो बेसिकली सारी हमारे लिए परफेक्शन होगी बॉडी के लिए हमारी, अगर हम वो कर रहे हैं तो जो परफेक्शन की चीजें जिस तरह की, अच्छा इसके लिए फिक्स्ड वंस फिक्स्ड राइट, जब एक दफा वो फिक्स हो आप उसके स्टार्टिंग में ही ऐसे, और उसके जो जो आपको एक एक चीज बिल्कुल परफेक्शन के साथ हो कि भाई ऐसे जैसे करनी है आप वैसे ही करते जाएंगे अपनी हेल्थ के साथ भी मशीन के साथ भी, तो वो आपके पास प्रोएक्टिव मेंटेनेंस की अप्रोचेस होगी। अब इसके अंदर हम जो करते हैं बैलेंसिंग और अलाइनमेंट भी प्रोएक्टिव मेंटेनेंस की अप्रोच है। आप जनरली वैसे तो हर पहले भी बहुत सारे बैलेंस होते थे फैंस सालों, अब जब तक ये टेक्निक नहीं थी उससे पहले भी कर होते थे ये प्रिसीजन बैलेंसिंग के और भी बहुत, पर बैलेंसिंग आपको पता चला कि यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, ये सारी चीजों के बेरिंग की लाइफ को कम कर देता है, ये कर देता है। तो पहले अगर आप उसको ये देखते थे कि यार वाइब्रेशन बस ऐसी हो कि यार पता ना चले, तो चल रहे होते थे सब चीजें, यानी स्टैटिक बैलेंसिंग होती थी। अब प्रिसीजन बैलेंसिंग या डायनामिक बैलेंसिंग क्या है कि आपने वैल्यूज की टॉलरेंसेस बहुत कम करते गए ना कि भाई इतना परफेक्टली बैलेंस चाहिए कि किसी चीज को भी इफेक्ट ना करे, तो वो रूट कॉज को खत्म कर रहा है। बैलेंस अनबैलेंस जो है अनबैलेंस वो मशीन में एक स्ट्रेस जनरेट कर देता है, हर सारे पार्ट उससे स्ट्रेस में होते हैं। अनबैलेंस खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं है बट वो बेरिंग को खराब कर देता है, वो फैन की पूरी ओवरऑल वेयर एंड टेयर को बढ़ा देता है। तो रूट बैलेंसिंग जो है वो प्रोएक्टिव मेंटेनेंस ही है कि आप इतनी हद तक प्रिसीजनली बैलेंस कर दें कि मशीन में कोई एरर जनरेट ही ना हो, लाइफ साइकिल बढ़ती रहे, मगर वो थोड़े टाइम के बाद फिर अनबैलेंस होगा तो दोबारा कर दें। बेरिंग से रिलेटेड एक एग्जांपल दें जिसमें प्रोएक्टिव और जो प्रेडिक्टिव है उसमें फर्क बताएं कि ये कैसे कर रहे होंगे और क्या फर्क हो जाएगा। हाँ जैसे अब बेरिंग के रिलेटेड इसमें अब अगर तुम उस पे उसके तरफ जा रहे हो कि लुब्रिकेशन साइड की तरफ से एग्जांपल बन सकती है कि प्रॉपर्ली बेरिंग की एक तो जो बेरिंग चाहिए, जैसे मिसाल तौर पर मेरे पास एक वाइब्रेशन पेन था और मैं उससे एक बेरिंग की वाइब्रेशन चेक कर रहा होता था, जब वो बढ़ती थी तो मैं बेरिंग चेंज करवा देता था। तो ये मैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कर रहा होता था, ये प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कर रहा है। जैसी बेरिंग खराब होने वाली होती थी मैं उसे चेंज करा देता था। हाँ ये इसमें कोई भी रूट कॉज एनालिसिस नहीं है, ये प्रेडिक्टिव हो गया। अब प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में मुझे ही पता लगाना है कि ये बेरिंग फेल हो क्यों रहा है इतना फ्रीक्वेंटली। तो पता चला कि उसमें फॉर एग्जांपल मिस अलाइनमेंट की वजह से हो रहा है, तो अब मैंने मिस अलाइनमेंट को खत्म करवा दिया, अलाइनमेंट प्रिसीजन अलाइनमेंट करवा दी, तो ये प्रोएक्टिव में आ गया। क्या ना सिर्फ बेरिंग चेंज किया बल्कि मैंने जो रूट काज था मिस अलाइनमेंट उसको भी फिक्स करवा लिया, यानी कि फिक्स्ड वंस फिक्स्ड राइट। बिल्कुल यही है। तो प्रिसीजन अलाइनमेंट, प्रिसीजन बैलेंसिंग या जो हम लेजर अलाइनमेंट कह लेते हैं वो प्रिसीजन ही है, वरना नॉर्मली अलाइनमेंट तो अब जो प्लांट में हो रही होती है वो सिर्फ एक जर्नल, यानी इसके अंदर हम बात करेंगे अगर थी कि एक आप शार्प एज स्केल के थ्रू कर रहे होते हैं जनरली, या दोनों कपलिंग के टॉप को चेक कर लिया उस बार, तो वो अलाइनमेंट कहना वो भी सही है, सही भी होगी, मतलब आप मगर उस लेवल को अचीव नहीं कर सकते कि जितना सेंट्रल लाइन को बिल्कुल एक दूसरे के साथ कॉन्साइड करना है ना, अलाइन होना है, तो वो तो दोनों शाफ्ट की सेंट्रल लाइन को एक दूसरे के साथ अलाइन होना है, ऊपर की बॉडी चाहे अलाइन हो, पूरी कपलिंग चाहे अलाइन हो या ना, कपलिंग का एरर नहीं है, एक कपलिंग छोटी है एक कपलिंग बड़ी है, आप टॉप अलाइन कर रहे हो तो बीच में से थोड़ी अलाइन हुआ, तो अलाइनमेंट तो कर रहे होंगे कहेंगे हाँ भाई तो हम तो अलाइनमेंट कर रहे हैं, बैलेंसिंग भी कर रहे हैं, मगर भाई क्या आप जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी उतनी वैल्यूज अचीव कर रहे हो, वो नहीं हो सकती। अगर आप वो कर रहे हो लेजर बेस्ड और ऐसे और उसकी अचीव आपका हर दफा उसकी रिपोर्टिंग्स हैं, तो वो फिर आएगी कि हाँ आप प्रोएक्टिव अप्रोच है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग से मकसद यही है कि जब आप नया मशीन जब इंस्टॉल कर रहे हो तो इंस्टॉलेशन के वक्त उसके कुछ अपने पैरामीटर्स, एक्सेप्टेंस के पैरामीटर्स, कि भाई आपकी उस वक्त की बेसलाइन वाइब्रेशन क्या होनी चाहिए, वो कैसे उसकी बढ़नी चाहिए, यानी शुरू में वाइब्रेशन की वैल्यूज क्या होगी, वो चेंज होती हैं जनरल, शुरू की वाइब्रेशन वैल्यू जब बिल्कुल स्टार्टअप होता है फिर वो अपने आप को मैच्योर करेगी, फिर स्टेबल होगी, यानी शुरू में जनरली बढ़ी हुई वाइब्रेशन वैल्यूज होती है, शुरू में चीजों का टेंपरेचर बढ़ता है फिर दोबारा रिड्यूस होता है,
एक्सेप्टेंस टेस्टिंग उस पूरे ट्रेंड को फॉलो कर रहा है कि भाई आपके पास शुरू का पूरा एक्सेप्टेंस हो कि भाई इसने मशीन का स्टार्टअप कैसा होना चाहिए, जैसा मैं होना चाहिए वैसा ही है। उतने के बाद फिर जब मैच्योर होगा और फिर कैसे स्टेबल होगा, जो बेसलाइन वाइब्रेशंस है वो सारी आप वो पता चले, बेसलाइन टेम्परेचर हो, बेसलाइन साउंड हो, तो वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। तो और फिर एक ये भी कि सिस्टम एक जनरल बेसिस के ऊपर कि सिस्टम में जो पार्ट जैसा होना चाहिए वो वैसा ही लगा हुआ है। अगर बहुत सारे बल्क में चीजें हैं तो फिर उसमें सैम्पलिंग होती है कुछ, ये जनरली जब आप ज्यादा चीजों पे, हमारे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में सैम्पलिंग का नहीं है, बस कि भाई ज्यादा चीजें हैं, अगर 100 चीजें ले रहे हैं तो 100 में से 10 को सैंपल किया, उस 10 की जो पैरामीटर्स हैं वो मैच कर रही हैं तो आप कहोगे बस ठीक है, आप एक्सेप्टेंस, आपने 100 को एक्सेप्ट कर लिया, ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। बट प्रोएक्टिव का बस मेन पार्ट ये है रूट कॉज एनालिसिस, यानी रूट कॉज एनालिसिस हो या रूट कॉज आपने रिमूव करने के लिए मैक्सिमम अपने अटेम्प्ट लिए हैं। रूट कॉज फेलियर एनालिसिस, अब एक दफा कोई फेलियर आ गया, फिर भी कोई फेलियर आएगा, तब आप उसकी सिर्फ उसकी फॉल्ट को खत्म नहीं कर दें, आप उसका पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई ये आया क्यों था फॉल्ट, और उसकी रीजन को भी खत्म कर दिया कि अगली दफा ना आए। तो फिर वो ये प्रोएक्टिव अप्रोच हो गई। अब ये प्रोएक्टिव अप्रोच मगर एक्सपेंसिव हो गई, हर एक चीज इसके अंदर आप बिल्कुल परफेक्शन से कोशिश कर रहे हो, बोलो यार मैं मतलब मेरा मशीन इतनी इम्पोर्टेंट ही नहीं है जितनी कॉस्ट लग रही है इसमें, या प्रेडिक्टिव के अंदर बाहर मशीनें तो होती हैं क्रिटिकल, हर चीज मशीन बेस्ड तो नहीं होगी ना, बाहर जगह प्रोडक्शंस भी देखेंगे कि अगर किसी इसी चीज की वजह से कि आपकी प्रोडक्शन आपकी मतलब खराब हो रही है तो क्रिटिकलिटी आपकी गुडविल के ऊपर सारी चीज जा रही है। हाँ ऐसा सही है, मशीन की कॉस्ट खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है उसका, तो उसका पूरा इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई एक बहुत छोटा सा पार्ट है बट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसकी क्रिटिक बढ़ गई, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई उसकी। बट अब इसमें बहुत सारी, हर प्लांट के अंदर तो ऐसी 1000 चीज होंगी, 1000 में से सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, सारे में ये अभी भी प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस या प्रोडक्टिव सारों में लग रही होती है, नहीं लग रही होती। और प्लांट वाले आते भी क्यों नहीं है इस तरफ, प्रेडिक्टिव और प्रोडक्टिव की तरफ, जब इतने फायदे हो सकते हैं, और फिर भी प्रिवेंटिव या ब्रेकडाउन की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि उनके सामने नंबर होता है कि 1000 है मशीनें, 1000 मशीनों पे कौन करवाएगा, छोड़ो। तो बेसिकली ऐसा है नहीं कि सारों पे लगने चाहिए, इसलिए तो बेस्ट अप्रोच आती है फिर उन चारों के बाद, जो बेस्ट अप्रोच है दैट इज आरसीएम, रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस। ये क्या करती है, इसमें चारों मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज मिलेगी। अब कैसे होगी, फिर सिर्फ एक सिंपल सा पॉइंट है कि हर चीज में, हर प्लांट पे 80-20 का रूल लगता है, ये परेटो प्रिंसिपल कहलाता है। जितनी जब भी आपके पास ज्यादा चीजें हों तो आप इसमें 80-20 रूल लगाते हो। 80-20 रूल क्या होता है कि 20% ऑफ द मशीन्स हैव 80% वर्थ, और इसका रिवर्स 80% ऑफ द मशीन्स हैव 20% वर्थ। तो बेसिकली 1000 में से 800 चीजें तो ऐसी हैं, 800 मशीन्स ऐसी हैं कि जिसकी जो वर्थ है, जिसके जो आपका इंपॉर्टेंस है वो 20% है, यानी वो निग्लिजिबल वाली कॉम हो गई। 1000 में से 800 को तो मार दो लोगों को, है ना, तो 200 जो बचेंगे वो बहुत अच्छे होंगे, बस वो सारी पूरी दुनिया वो चला रहे हैं। 1000 लोगों में से 800 लोग बेकार होते हैं, 200 लोग काम किए, वो 200 लोग ही पूरी दुनिया चला रहे हैं, सही है, 200 के बाद ही सारी दौलत है। एक्चुअली प्लांट में भी ऐसे ही होता है। अगर आप आरसीएम अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब आप क्रिटिकलिटी एनालिसिस कर रहे हो पहले कि भाई उन 1000 में से वो 20% आइडेंटिफाई करें कि जो आपको 80% इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, उनके ऊपर आपने अपनी स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है, सब पे नहीं करनी। अगर तरीके से वो हो जाए तो फिर वैसे ही चीजें कम हो जाएंगी। फिर आप 800 मतलब 80% मशीन्स को हटा दो, 20% के ऊपर अप्लाई करोगे, 20% के ऊपर भी एबीसी रूल लगता है, फिर उसके अंदर भी कैटेगरीज बनाई जाती हैं, उसके अंदर से भी 80-20 रूल्स अप्लाई होंगे फिर दोबारा। तो इस तरह चीजें कम की जा सकती हैं, और आप फिर इंपॉर्टेंस बता सकते हैं कि भाई इसको मुझे इतनी ही रखना है, इसको प्रोडक्टिव अप्रोच पे रखना है, इसको प्रेडिक्टिव अप्रोच पे रखना है, इसको ब्रेकडाउन पे, इसको प्रिवेंटिव पे। तो फिर आप अपनी स्टडी, अगर आरसीएम कर रहे हो तो आप अपने पूरे प्लांट में ये चारों इंप्लीमेंट कर दो। मगर चारों कहाँ कौन सी करनी है, वो अगर आपने पूरी सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन की है, दैट इज आरसीएम। तो इसलिए अभी आजकल लोग आरसीएम बेच रहे हैं। तो आरसीएम की स्ट्रेटेजी पे भी हमें भी इस पे क्लाइंट्स के साथ ही बात होती है
तो बेसिकली कहीं भी ये नहीं है कि आप पूरे प्लांट की इंस्पेक्शन करवाएं, आप प्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव क्रिटिकल इक्विपमेंट्स पे इस्तेमाल करेंगे, उसी से फायदा होगा। हर किसी पे लगा रहे हैं तो वो उल्टा नुकसान दे रही होगी, क्योंकि कोई भी अपनी एफर्ट ज्यादा, मतलब कम चीजें होंगी तो एफर्ट ज्यादा सही से लगेगी, पिन पॉइंट। और अगर ज्यादा चीजें आप कर दें, एफर्ट ही नहीं लग रही होगी, वो सारे नंबर पूरे हो रहे होंगे सिर्फ, तो वो आरसीएम के ऊपर आएंगे। बस हम भी इसको इंडस्ट्री या प्लांट की पहले इंडेक्सिंग कर लें, हाँ कि भाई ये चीजें हैं, इसके अंदर हमारा जो है वो क्रिटिकल पे जाएगा है, तो यहाँ पर हमें लेबलिंग कर ली जाए और उसके अंदर कहाँ चारों स्ट्रेटेजी में तो उसको तोड़ लिया जाए, या पहले तो आपने एबीसी में तोड़ लें उसको। अब एबीसी है ना, एबीसी के क्या तोड़ लें कि 80% मशीनें ए कैटेगरी की हो जाएंगी, 20% मशीनें बी और सी कैटेगरी के अंदर है। अब वो बी कैटेगरी के अंदर इसमें भी फिर टूटता है 15 और 5 के अंदर 20%। 15% मशीनें ऐसी है कि जो थोड़ी मीडियम रेंज की कैटेगरीज के अंदर आ रही हैं, जिसपे आप जो क्रिटिकल है मगर उसका इम्पैक्ट बहुत लोअर एंड पे ही आएगा 15%। इसमें वो उसकी जो वर्थ होगी ना, यानी सही है, सॉरी 80 में 80 अभी वो हाँ 20% मशीनें अच्छी वाली अलग की, वो तो एक कैटेगरी हो गई, और उस पे आपने 80% अपनी एफर्ट भी, वो 80% इंपॉर्टेंट है, उस पे अपनी स्ट्रेटजी लगानी। बाकी जो 80% बची ना, वो 50 और 30% में टूटेगी। मेरे पास समझ रहे हो? अभी पूरा कर लेता हूँ मैं इसको। 50 और 30% में टूटेगी, वो 50% वाली एक्चुअल में आपको 15% वर्थ रख रही होगी, और बाकी जो इसमें भी रिवर्स 30% कम वाला क्वांटिटी अच्छी होती है, 30% क्वांटिटी ऐसी होगी 50-30 में, थोड़ा 30% ऐसी है कि जो 15% वर्थ रख रही है, बाकी 50% तो 5% वर्थ होगी, उसको तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। 50% तो बिल्कुल ही हटा दोगे, क्योंकि वो पूरा ओवरऑल 5% वर्थ रख रही है। तो वो मशीन बहुत छोटी मशीनरीज हो सकती हैं, वो ओवरऑल सारे हमारे कोई भी एलिमेंट होता है, एग्जॉस्ट फैन हो सकते हैं, सिर्फ वेंटिलेशन फैन हो सकते हैं, वो प्रोसेस का पार्ट, प्रोसेस में नहीं होते, खराब भी होंगे दोबारा चेंज हो जाएंगे, उनको तो आप डाल दो उसी ब्रेकडाउन के अंदर ही। 50% को 30% पे आप लगाओगे प्रिवेंटिव, बाकी 20% बचे उसमें आप आपकी प्रेडिक्टिव और प्रोएक्टिव अप्रोच लगाओगे। आप बोलो। तो 20 सबसे इंपॉर्टेंट, फिर 30% जो थोड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और फिर 50% बिल्कुल इग्नोरेबल, वो ब्रेक डाउन करेगी, वो ब्रेक डाउन करेगी। मतलब खराब हो गई ठीक है, ये चेंज कर लिया, मगर वो आपको वही अंदाज वो देखना पड़ेगा कि उसका कोई इम्पैक्ट है ही नहीं उसके बंद होने से, उसको बस उसका सेकेंडरी उसका स्पेयर रखें और चेंज कर लें, स्पेयर भी आसानी से मिलता है। फिर उसका लेट्स सपोज अगर आपने एनालाइज किया कि ऑयल चेंज करना है, तो बस ऑयल चेंज करना है, वो प्रिवेंटिव वाले में चले जाएंगे, वो भी चला गया वो ऑयल, वो भी 30% इंपॉर्टेंस वाले में चले जाएंगे। मतलब एक वो होगा जो भाई दिख रहा है खराब हो गया चेंज किया जाए, दूसरा वो होगा जो कैलकुलेटेड है कि लेट्स सपोज 30 डेज के साइकिल में इसको चेंज करना है, कंपलसरी है, उसकी कंडीशन कोई भी चेंज कर दें। हां, और उसके बाद चली जाती है हमारी प्रेडिक्टिव और प्रोएक्टिव के अंदर कि इसको वीकली या मंथली आप इसको एनालाइज करें, काम है तो करें, नहीं तो छेड़े नहीं इसको। बिल्कुल ऐसे ही है। प्रेडिक्टिव और प्रोएक्टिव दोनों एक साथ ही चलता है, वो अलग अलग नहीं है एक्चुअली, वो एक साथ ही चलता है। तो जो 20% है उस पे ये सारे अप्लाई